डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो बीएससी सेकेंड ईयर की एक यूनिट है। यूनिट का नाम है लिक्विड मिक्सचर एंड पार्शियली मिसिबल लिक्विड, द्रव द्रव मिश्रण एवं आंशिक मिश्रणी द्रव। फिजिकल केमिस्ट्री की ये यूनिट है और इस यूनिट का टॉपिक है नष्ट वितरण नियम का ऊष्मागतिकी व्युत्पन्न, थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ नष्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब जो नष्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इससे जो पहले हमारी लेक्चर हुए उसमें हम पढ़ चुके हैं। हम आज बात करते हैं उसी के आगे चलते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास में दो इमिसिबल सॉल्वेंट हैं, दो अमिश्रणीय विलायक है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं। किसी एक विलायक को जब हम दूसरे के नाम से पुकारते हैं तो ऐसे इमिसिबल सॉल्वेंट यानी कि अमिश्रणीय विलायकों को मिश्रण में विलेय ए के अंदर डाला जाता है तो इस विलेय का विलायक ए में केमिकल पोटेंशियल यानी कि रासायनिक विभव तथा विलायक, हम ये कहें कि हमारे पास में, हम वापस बात करते हैं इनको, हमने कहा कि हमारे पास में सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी है, मतलब कि विलायक ए और विलायक बी है। हम उसको विलायक एक और विलायक दो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इसका केमिकल पोटेंशियल मतलब रासायनिक विभव, पहले का केमिकल पोटेंशियल हमने μ1 बोल दिया, दूसरे का पोटेंशियल रासायनिक विभव यानी केमिकल पोटेंशियल हमने μ2 मान लिया, ठीक है। अब जब हम थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पर बात करें और दोनों की प्रावस्थाएं क्या होती है, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था में होती है, तो उन्हें के केमिकल पोटेंशियल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि पहले का रासायनिक विभव यानी केमिकल पोटेंशियल और दूसरे का रासायनिक विभव यानी केमिकल पोटेंशियल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, यानी कि μ1 इक्वल टू μ2 हो जाएगा। किंतु हम लोग एक बात जानते हैं, किसके अनुसार, ऊष्मागतिकी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के अनुसार। ऊष्मागतिकी के अनुसार हम क्या जानते हैं, तो μ इक्वल टू μ0, हम लोग जो जानते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। μ इक्वल टू μ0 प्लस RT ln A, इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहां पर यदि हम कहें तो A क्या है, वो सक्रियता को बता रहा है, तो हम कह रहे हैं कि यहां जो A है वह सक्रियता यानी कि एक्टिविटी की बात करता है, ठीक है। और जो μ0 आपको दिखाई दे रहा है वो मानक रासायनिक विभव को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल को जो रिप्रेजेंट करता है, यानी मानक रासायनिक विभव को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में इक्वेशन आ गई और हमने कहा कि इसी तरीके से इस इक्वेशन के बेसिस पर हम विलायक ए और विलायक बी का रासायनिक विभव पता कर सकें। तो हम कह रहे हैं, हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि समीकरण 2 के अनुसार हमारे पास में दो विलायक है, विलायक ए और विलायक बी, उन दोनों विलायक को हम समझ लेते हैं। तो हमने कहा पहले विलायक और दूसरे विलायक की बात की रही है, तो पहले विलायक के लिए, फर्स्ट सॉल्वेंट के लिए μ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ10 प्लस RT ln A हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। टेम्परेचर R तो गैस कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और यहाँ पर एक्टिविटी को हम A1 के फॉर्म में लिखते हैं। दूसरे विलायक के लिखेंगे μ2 इक्वल टू μ20 प्लस RT ln A2, इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर मिल जाती है। अब हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, समीकरण 1 से μ1 इक्वल टू क्या हो गया, μ2 हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, समीकरण 1, 3 और 4 से, समीकरण 1, 3 और 4 से
अब हम जानते हैं कि म्यू1 इक्वल टू क्या होता है, म्यू2 होता है। तो हम यहाँ पर आगे लिख लेते हैं कि जब म्यू1 इक्वल टू म्यू2 है तो डेफिनेटली इक्वेशन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 हो जाएगा। जब इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए म्यू1 स्टैंडर्ड का जो है म्यू10 प्लस RT ln A1 इक्वल टू म्यू20 प्लस RT ln A2। इस तरीके से हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। अब जब इनके इक्वल लिखा जा रहा है तो इसको अब हम क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम लिखते हैं RT ln A1, किसकी बात हुई, इस टर्म की बात हुई, हमने इसी कैसे टर्म इसको उठा लिया, माइनस क्या हो जाएगा RT ln A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो गया, तो ये यहां पर इक्वल हो जाता है म्यू20 माइनस म्यू21 के, इन दोनों के म्यू20 माइनस म्यू10 की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो समीकरण आई है इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं RT ln A1 बाय A2 इक्वल टू म्यू2 का 0 माइनस म्यू1 0, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब बात किस पर हो रही है, देखो टेम्परेचर हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है, R हम लोग जानते हैं गैस कांस्टेंट है, तो बात किस पे होगी, यहाँ पर बात होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब कि स्थिर ताप पर। किससे बात हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि स्थिर ताप पर। हमारे पास में स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल यानी कि हम क्या लिख रहे हैं, मानक रासायनिक विभव म्यू10 एवं म्यू20 है, क्या है, म्यू10 और म्यू20 है। किसकी बात हो रही है, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल म्यू10 तथा म्यू20 हो गए। R क्या है, R यहां पर गैस कांस्टेंट है यानी कि गैस स्थिरांक, इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन ये वाली आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे दें। तो समीकरण 5 को यदि हम लोग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ln A1 बाय A2 इक्वल टू, कैसे लिखें, तो म्यू20 माइनस म्यू10 बाय क्या हो जाएगा RT। इस तरीके से इस इक्वेशन को यहां पर लिखी जा सकती है, ठीक है। अब यहां पर हम कहें तो A1 बाय A2 क्या होती है, एक्टिविटी होती है। तो फर्स्ट सॉल्वेंट की सक्रियता और दूसरे सॉल्वेंट की सक्रियता किसके इक्वल हो गई, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो ये किसके हो गई है, स्थिरांक के बराबर हो जाती है। अब हम कहें कि हमारे पास में विलेय A जो है यानी सॉल्यूट A दोनों विलायक में थोड़ा थोड़ा घुल जाए, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, नहीं तनु हो जाएगा, तो आइडियल नेचर को शो करने लगेगा। अतः हम यहां पर हेनरी के नियम को लागू कर सकते हैं, हेनरी का जो लॉ है उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, जो हेनरी का लॉ है कि एक्टिविटी जो होती है यानी सक्रियता जो होती है विलयन में विलेय के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होती है। यानी एक्टिविटी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होते हैं उसके मोल फ्रैक्शन के क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनली हो जाएगी। तो हम यदि प्रोपोर्शनली की बात करें तो किसकी बात हो रही है, हेनरी लॉ के अनुसार होगी। तो आपको ये जो इक्वेशन नंबर 6 मिली है, इस समीकरण के बाद बात कर रहा हूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये समीकरण 6 है, इसको मैं स्थिरांक, इसको समीकरण नंबर 7 दे देता हूं। अब हम क्या कह रहे हैं, किसकी बात हो रही है, हेनरी के नियम से, हेनरी के नियम से, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। अब हेनरी क्या कहता है, हेनरी ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो एक्टिविटी होती है वो विलयन में विलेय के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होती है। मतलब कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होते हैं उसके मोल फ्रैक्शन के क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनली। तो A1 प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा, x1। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, A2 प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा, x2। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब यदि हम प्रोपोर्शनली साइन टाइप क्या लिख सकते हैं, A1 इक्वल टू kx1 और A2 इक्वल टू kx2 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमारे पास में A1 और A2 की वैल्यू आ गई,
तो इस A1 और A2 की वैल्यू को यदि हम लोग इक्वेशन नंबर 7 में रख दें तो इसको क्या करें, इक्वेशन नंबर क्या मान ले, 8 मान ले। तो हम क्या करें, समीकरण 7 में A1 एवं A2 का मान रखने पर, अब A1 और A2 की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, kx1, ठीक है, kx1 बाय kx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यानी स्थिरांक हो जाएगी। और k से k कैंसिल हो गया तो क्या लिख सकते हो, x1 बाय x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक हो जाएगा। यहां पर x1 व x2 जो दो फेजेस है उनके मोल फ्रैक्शन है, और k1 और k2 को हम लोग हेनरी कांस्टेंट कह सकते हैं। क्लियर है, k1 और k2 को हम लोग हेनरी कांस्टेंट कह सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम k1 और k2 को हेनरी कांस्टेंट बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि x1 बाय x2 इक्वल टू c1 बाय क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। यदि कोई विलेय के द्रव्य प्रावस्था में उपस्थित हो तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर विलेय जो होता है यानी कि सोल्यूट, एक फेज यानी C1, सेकंड फेज यानी कि C2, वो दोनों इसके इक्वल हो जाएगी, किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। और यही क्या होता है, नष्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि इसमें नष्ट वितरण नियम के ऊष्मागति की व्युत्पन्न, यानी कि इसका क्या हो गया, थर्मोडायनामिक डेरिवेशन हो गया। किसका था, नष्ट के वितरण नियम का।